Guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss cognitive neuroscience. What is cognitive neuroscience, whether it is a branch of cognitive psychology or something else, or and we are also going to discuss the importance of cognitive neuroscience in a life and different techniques which is used to measure the brain activity. So let's start our lecture. What is cognitive neuroscience? So first of all, I am actually going to give you the review of cognitive neuroscience and the definition of cognitive neuroscience. That is, cognitive neuroscience is a branch of neuroscience that focuses on the study of how the brain enables the mind. It combines principles from psychology and neuroscience to understand the neural mechanism underlying cognitive processes such as perception, memory, attention, and decision making. सो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो ये हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं. Cognitive neuroscience combines the research techniques of cognitive psychology with various methods for assessing the structure and function of brain. So हमारे पास यहाँ पे आपको पता है cognitive psychology क्या होती है, हम अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने न्यूरोसाइंस पढ़नी है कि cognitive neuroscience क्या होती है. इट इन्वॉल्व्स द न्यूरल प्रोसेसेस, मतलब हमारे पास जो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक मैसेज को दूसरी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन से लेके जो हाथ तक, अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, सो ये हमारा वैसे तो एक रिफ्लेक्स है कि हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो है वो ब्रेन वो यूज़ होता है डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए. सो हमने वो चीज़ देखनी है कि ब्रेन किस तरह इनेबल करता है कि हम एक स्पेसिफिक जो है वो कॉग्निटिव के टास्क को कंप्लीट कर सके, उसको परफॉर्म कर सके. जैसे मेमोराइजिंग हो सकती है हमारे पास, ये एक कॉग्निटिव टास्क है. अटेंशन हो सकती है, मेमोरी इन्हांसमेंट टेक्निक्स हो सकती हैं. सो ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में स्टडी करेंगे. यहाँ पे कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस का मेन जो वजह और बात होती है ना, वो ये होती है कि हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ब्रेन को स्टडी करना होता है बाय कंबाइनिंग द रिसर्च टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी विद वेरियस मेथड्स. सो दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट द डेफिनेशन. सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेरियस जो है वो रिसर्चेस होती रही हैं कि हम जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को मेजर कर सकें. ठीक है, ये सारा इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर. इसके अंदर से 2-3 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे. अब यहाँ पे हम ब्रेन लेजेंड्स पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं. सो ब्रेन लेजेंड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ब्रेन के अंदर जो है कुछ एरियाज़ होते हैं वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं. और वो डैमेज स्ट्रोक की वजह से भी हो सकते हैं, ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो तो उसकी वजह से भी डिफरेंट एरिया जो है वो ब्रेन के डैमेज हो जाते हैं, जो कि हमारे पास कॉग्निटिव फंक्शन या कॉग्निटिव माल फंक्शन की वजह बनते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इन ह्यूमंस द टर्म brain lesion refers to the destruction of an area in the brain, most often by strokes, tumors, blows to the head and accidents. So ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन ब्रेन लेजन की. इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है रिसर्च के कौन कौन से जो थे रिसर्चर्स, उन्होंने किस तरह ब्रेन लेजन्स पे रिसर्च की और किस तरह हम ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं. रिसर्च के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ब्रेन लेजेंड पर जो सही रिसर्च है वो 1860s में, ये मैंने रेड पेन से हाईलाइट भी किया हुआ है, लेकिन जो मेजर एडवांसेस हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है. इसके अंदर जो है इन रिसर्चर्स के अंदर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अंडरस्टैंड या फिर एग्जामिन करने की कोशिश की है रिलेशनशिप बिटवीन डैमेज्ड रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड कॉग्निटिव डेफिशिएंसी. मतलब उन्होंने कहा है कि किस तरह हमारे जो ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका एक्सीडेंट के ज़रिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो जाता है, कुछ लोगों का जो है वो
मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं काम कर रहा होता, पॉन्स नहीं काम कर रहा होता, ये मोस्टली जब स्पाइनल इंजरी होती है तब होता है। सो वो जो है डैमेज एरिया ऑफ ब्रेन वो किस तरह जो है वो हमारे पास कॉग्निटिव डेफिशिएंट की वजह बनता है। अब कॉग्निटिव डेफिशिएंट का यहाँ मतलब ये है कि हमारे पास जो है हमारी जो ब्रेन है उसने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। उसको जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेमोराइजिंग आ जाती है, इसके अंदर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाता है, फिर डिसीजन मेकिंग आ जाती है। ये सारा हमारे पास कॉग्निशन के अंदर आता है, उसको हम वहीं पे स्टडी करते हैं। सो अगर एक स्पेसिफिक एरिया ब्रेन के लिए डैमेज हो गया तो वो किस तरह जो है वो एक मफलूज बन जाता है कि हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकें। अब यहाँ पे इन्होंने इराक़ और अफ़गानिस्तान की वॉर्स का ज़िक्र किया कि वहाँ पे भी जो है हम लोगों ने रिसर्चर्स जो है उन्होंने ब्रेन रीजन्स को स्टडी किया है। फिर इसके बाद आ जाती है इम्पोर्टेंस। अब देखिए आप ये हैंड में नोट्स हैं वो कितने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको जो है वो विद हेडिंग्स सारा कुछ मिल रहा है और आसान वर्डिंग में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। सो प्रोफेशनल लेवल पे ये नहीं होता है कि आपने जो है वोकैबुलरी भी अच्छी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन जो मोस्टली होता है वो ये होता है कि आपने मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन को स्टडी करने के लिए हमें ब्रेन लेजेंड्स को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। और फिर ये जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इंटरप्रेट करने के लिए फिर यहाँ पे कहते हैं कि इसका थोड़ा-सा डीमेरिट बताया गया है कि पूरे ब्रेन को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? और जो ब्रेन लेजन है वो भी एक स्पेसिफ़िक एरिया तक, जो ब्रेन का डैमेज है वो एक स्पेसिफ़िक एरिया तक नहीं रहता, बल्कि और भी डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को अफ़ेक्ट कर रहा होता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इसके बाद जो है हमारे पास 3 टेक्निक्स आ जाती हैं। सबसे पहले है पॉज़िट्रॉन इमिशन टोमोग्राफ़ी, फिर DFMRI फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, और थर्ड और लास्ट वन हमारे पास आ जाता है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल टेक्निक्स। सबसे पहले हम पॉज़िट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, और आपको इसको याद करना है, एज इट इज़ ही आपने अपने पेपर के अंदर लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये बताएंगे कि कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है हमारे पास एक केमिकल जो कि ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करता, जबकि जब भी हम कोई ब्रेन एक्टिविटी एक स्पेसिफिक एरिया में जो परफॉर्म कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो ब्रेन का वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया पे ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचता है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर लिखा हुआ है। अभी आप डेफिनेशन लिख लें जो इस पेट स्कैन की है। स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेक्निक दैट हेल्प विजुअलाइज ब्रेन एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे जो है ना ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे पास हमें मदद करती है कि हम ब्रेन एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म को विजुअलाइज देख सकें, समझ सकें। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है। अब यहाँ से मेन हेडिंग प्रोसीजर की स्टडी शुरू होती है, रेडियो ट्रेसर इंजेक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको थॉरली बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। हम पेट स्कैन के अंदर एक स्मॉल डोज इंजेक्ट करवाते हैं पेशेंट की वेन में, जो कि है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। अब ये इंजेक्शन क्या करता है कि वो ब्रेन तक जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इंजेक्शन कराने के बाद क्या होता है। फिर आता है वेटिंग पीरियड, सेकेंड हेडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम 30 से लेके 60 मिनट्स का गैप रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो कोई भी कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करें, और इसके अंदर कॉग्निटिव टास्क जो वो स्पेसिफिक जो पर्सन है जिसका हमने स्कैन करना होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि जब हमारा एक स्पेसिफिक एरिया और जो रीजन है वो ब्रेन का काम कर रहा था, क्योंकि आपको पता है हमारे जो ब्रेन के हैं वो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, और जो है ना हर रीजन के अंदर जो है वो खुसूसियात है, उसको जो है वो काम अलॉट हुआ गया है। सो थिंकिंग के अंदर कोई काम करता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई काम करता है, मेमोरी के लिए कोई और रीजन काम कर रहा था। तो वो जो भी हमने उस पर्सन को कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करने का कहा है, तो उसका जो है जैसे लर्निंग का है, तो उसका जो है ब्रेन का एक स्पेसिफिक एरिया जैसे सेरिब्रम है वो काम कर रहा होगा कि जो है ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल याद करे, तो वो वहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, हिप्पोकैम्पस में स्टोर हो रहा होगा, जो ये भी एक ब्रेन का रीजन है, एक एरिया है। वहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी है तो हिप्पोकैम्पस के अंदर काम हो रहा है, सेरिब्रम के अंदर काम हो रहा है।
तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है ना हमारा जो ब्रेन है वो कहेगा कि ऑक्सीजन पहुँचाओ, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो उस रीजन के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, किस तरह ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा? जब ब्लड फ्लो तेज़ होगा। सो ये जब आपने रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करवाया है तो जहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ है, जहाँ पे ऑक्सीजन जो ज़्यादा है वहाँ पे ये रेडियो ट्रेसर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जम जाएगा। सो ये हमारे पास वेटिंग पीरियड के अंदर आता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। साथ जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और फिर हमारे पास थर्ड प्रोसीजर आ जाता है इमेजिंग। अब इमेजिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम उस स्पेसिफिक पर्सन को जिसका हमने इंजेक्ट करवाया होता है वेटिंग पीरियड के बाद जो है हम उसको एक टेबल पे लिटाते हैं। उसके बाद जो है उसको पेट स्कैन के अंदर करते हैं। अब पेट स्कैन जो है ना इसका काम जो जो स्कैनर होता है इसका काम होता है गैमा रेज़ को डिटेक्ट करना। जो जैसे-जैसे हम उसको अंदर भेजते हैं। सो जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर जहाँ पे हमारा जो रेडियो ट्रेसर जो है वो एक्यूमुलेट जमा हुआ होता है। सो वहाँ से क्या होता है कि गैमा रेज़ इमिट होना शुरू हो जाती है जो कि रेडियो जो हमारे पास स्कैनर है वो उसको डिटेक्ट करता है। अब स्कैनर जब उसको डिटेक्ट करता है तो वो साथ-साथ जो है वो ब्रेन की इमेज बनाना शुरू कर देता है और वो जो इमेज है वो बता रही होती है कि इस एरिया में हाई और लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। अब इसके बाद आ जाता है पोस्ट प्रोसीजर। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 में जो पार्ट नंबर 1 है जो इसका कॉग्निटिव का उसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ओरिजिन और इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी डिस्कस कर ली है। ये जो है ये सेकंड हम पार्ट समझ लें इस चैप्टर का। सो इसके अंदर हम पोस्ट प्रोसीजर्स और जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूरोसाइंस के साथ कनेक्शन वो स्टडी कर रहे हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। पोस्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि जब स्कैन कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो उस पर्सन होता है वो उसको हम कहते हैं कि अब आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं और विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर जो है वो जो रेडियो ट्रेसर है वो यूरिन के ज़रिए जो है ना वो पर्सन की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस दौरान हम कहते हैं पेशेंट को कि वो जो है वो पानी का इंटेक लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करें ताकि जो रेडियो ट्रेसर है वो फटाफट जो है वो विद इन फ्यू आवर्स ही बॉडी से पास आउट हो जाए। अब यहाँ पे ये जो हेडिंग कट चुकी है रिजल्ट की थी। द रेडियोलॉजिस्ट रिव्यू द इमेजेस एंड प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट एंड इज सेंट टू द रेफरिंग फिजिशियन। अब यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है वो रेडियोलॉजिस्ट मतलब जिसने स्कैन किया था वो इमेज को रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद अपने रिमार्क्स लिखता है, फिर उसके आगे फिजिशियन को दे देता है। फिजिशियन उसको रिव्यू करता है और वो डिटेक्ट करता है कि क्या इस बंदे के अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर या न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर या कोई डिजीज़ से वो शिकार है, ये सफ़र कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे दो उन्होंने कॉग्निटिव टास्क बताए ये जो कि एग्जाम्पल में आ जाती ई यहाँ पे कर चुके हैं। सो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। EXAMPLE एग्जाम्पल की हेडिंग है जो थर्ड लास्ट आप कह लें हमारी। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको हम इन ऑर्डर टू चेक दैट कि जो ब्रेन एक्टिविटी है कौन कौन सा रीजन जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है हम एक पर्सन को देते हैं दो कोग्निटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए। पहले हम उसको कहते हैं कि आपने मेमोराइज़ करना है पोइट्री को, फिर हम उसका स्कैन करवाते हैं। फिर हम कहते हैं कि आपने जो है स्कैन करने के बाद आपने क्या करना है मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, फिर हम उसका स्कैन कराते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों जो कोग्निटिव प्रोसेसेस हैं कॉग्निटिव टास्क है इनका रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। सो ये इन्होंने यहीं पे बताया कि इनका रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट होता है और जो स्कैनर है वो इनको अलग तरीके से डिटेक्ट करता है और जो उसका प्रिंट होता है जो हमारे पास रिज़ल्ट होता है वो डिफरेंट आता है। इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो है पेट स्कैन ये इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव प्रोसेसेस को मेजर के लिए। इसका जो मेजर रोल है वो अटेंशन मेमोरी और लैंग्वेज के अंदर होता है। ये इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेट स्कैन डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे डीमेरिट आ जाता है कि डीमेरिट इसका दो ये मैंने शॉर्ट करके लिखे हैं कि ये नॉट प्रिसाइज है। फिर आता है एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव केमिकल, जैसे हमने अपनी फर्स्ट हेडिंग रेडियो ट्रेसर के अंदर डिस्कस किया कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं पेशेंट को रेडियो एक्टिव केमिकल से जो कि अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसके देर तक असर रहते हैं बॉडी के अंदर, वो अफेक्ट भी करते हैं बॉडी को बैडली। अब जो फर्स्ट वाला जो है वो नॉट प्रिसाइज है कि जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैकेनिज़्म प्रिसाइज स्कैन नहीं है क्योंकि एक नैनो सेकंड के अंदर जो है ना ब्रेन की एक्टिविटी कभी इंक्रीज़ हो रही है तो कभी डिक्रीज़ हो रही है, तो इससे वो जो है पेट स्कैन उसका एवरेज लेता है तो वो हमारे पास ज़्यादा डिटेल के अंदर रिजल्ट नहीं आता। सो यहीं पे जो है हमारा ये फर्स्ट जो टेक्निक है वो ख़त्म होगी पेट स्कैन की। दूसरी आ जाती है FMRI टेक्निक, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये जो है ये कहते हैं कि पेट स्कैन से जो है वो अच्छा है
क्योंकि ये जो है ना माइन्यूट जो सब टाइटल है उसको भी, सबटल्स को भी शो करता है, और जो डिफरेंस है उसको भी जो है वो शो करता है रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ पे आ जाता है बेसिक प्रिंसिपल। इन सब का बेसिक प्रिंसिपल यही है, जो तीनों टेक्निक्स है, कि हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए, और यही जो है ऑक्सीजन की और ब्लड फ्लो जहाँ पे इंक्रीज़ होगा वही चीज़ जो है वो स्कैनर जो है वो डिटेक्ट करता है और फिर स्कैन करके इमेज जनरेट करता है। अब यहाँ पे सेकंड है हमारे पास हेडिंग आ जाती है बोल्ड सिग्नल्स। बोल्ड सिग्नल्स कहता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये सिग्नल्स क्या करते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड टू डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ब्रेन। इसने क्या करना होता है कि इसने रेशो करनी होती है मेजर ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी ब्रेन के कौन कौन से एरिया में ब्रेन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पे एक्टिविटी कम है वहाँ डी ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। सो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर जो है हम बोल्ड सिग्नल से रीड करना शुरू करते हैं, और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप साथ साथ लिख लें। द प्राइमरी मेजरमेंट in fMRI is the blood oxygen level dependent bold signals. This signal reflects the ratio of oxygenated to deoxygenated blood in the brain. When neurons are active, they consume more oxygen, leading to a local increase in blood flow, which changes the magnetic properties of the blood. यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड, ये थोड़ा सा जो है ना वो मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी इंक लाइट हुई हुई है, तो मैंने आपके लिए रीड कर दी है ताकि आप नोट कर सकें। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोसीजर आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन, और सेकंड पे आ जाता है हमारे पास स्कैनिंग। अब प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है कि इसका काम होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करना, मेजर करना, और साथ जो है इमेज जनरेट करना। प्रिपरेशन के लिए आप ये चीज़ रखेंगे कि मैंने आप इसका ओवरऑल बता दिया प्रिपरेशन, प्रोसीजर, प्रिपरेशन और स्कैनिंग को करके। अब हम प्रिपरेशन पहले डिस्कस करते हैं और फिर जो है स्कैनिंग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो एमआर स्कैनर पे लेटा हुआ होता है अगेन। फिर इसके अंदर क्या होता है कि वो हम उसको इस दौरान कहते हैं कि आपने जो है ना कोई कॉग्निटिव टास्क के बारे में सोचना है, या थिंकिंग करनी है, या कोई किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना है जो स्टिमुलाई पे, और हम इस वक्त जो है उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो fMRI है वो यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स to create detailed images of the brain. The fMRI captures images over time, allowing researchers to see how brain activity changes in response to different tasks. अब हमारे पास आ जाता है data analysis. After the scanning, the data is analyzed using statistical methods to identify areas of the brain that are activated during specific tasks. ठीक है, ये डाटा एनालिसिस आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जांपल। जी जोन्स, बैचर और रॉबर्टसन है 2005 में, इन्होंने ये चीज़ जो है वो देखा, इस चीज़ को नोट किया कि जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, वैसे तो अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन हमारा ब्रेन उस माइन्यूट डिफरेंस को भी किस तरह मेजर करता है वो हम देखते हैं। जैसे ये जो दो लाइंस है अपोज से हम ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अ यंग चाइल्ड प्लेड इन द बैकयार्ड, ठीक है, और ये है द यंग चाइल्ड प्लेड इन द बैकयार्ड। अब इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है। आर्टिकल का डिफरेंस, दैट इज़ द और आ। अब ये बज़ाहिर तो ये कोई डिफरेंस नहीं हमें लग रहा कि द यंग चाइल्ड है, यहाँ अ यंग चाइल्ड है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है और जो fMRI है वो इस सबटाइटल जो सबटल डिफरेंस है उसको भी मेजर कर देते हैं। हमारा ब्रेन डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है इन टू सेंटेंसेस पे, क्योंकि आ चाइल्ड और द चाइल्ड का जो है वो आर्टिकल की वजह से। अब ये है कि जो fMRI है ये बहुत पावरफुल टूल है इन न्यूरोसाइंस, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द ब्रेन फंक्शन एंड हेल्पिंग इन रिजल्ट results related to cognitive processes, mental health disorders and more. अब हमारे पास लास्ट पे आ जाता है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल टेक्निक्स।
ERPS। सो ERPs क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है और ये जो न्यूरोसाइंस के अंदर यूज़ होती है जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो ब्रेन की मेजर करते हैं। सबसे पहले हम जो वहाँ पे जो है FMRI के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स के ज़रिए एक्टिविटी जो है वो मेजर करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो ब्रेन की वो हम मेजर कर रहे थे और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स, ठीक है। ये इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस आ गया। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ERPs आर डराइव फ्रॉम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी रिकॉर्डिंग्स। They reflect the brain's electrical response to stimuli and can provide insight into the cognitive processes such as attention and memory। बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने आसान वर्डिंग यूज़ करने की कोशिश किया। प्रिपरेशन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट और सेकंड पे सब्जेक्ट प्रिपरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट पे हमारे पास आएगी स्मॉल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द scalp using a conductive gel or paste। हम क्या करते हैं कि जो है स्कैल्प पे सर के ऊपर जो है हम जो है एक कंडक्टिव जेल या पेस्ट अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जो है हम डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज के रूल्स के मुताबिक। द प्लेसमेंट फॉलोज द इंटरनेशनल 10 to 20 systems which standardizes the location of the electrodes based on head measurements। अब हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्रिपरेशन। The subject is usually seated comfortably in a quiet environment. They may be instructed to focus on visual or auditory stimuli presented on the screen or through headphones। स्टिमुलस प्रिपरेशन करते हैं इवेंट रिलेटेड टास्क और टाइमिंग। इवेंट रिलेटेड टास्क के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्टिमुला लाइक इमेजेस साउंड और वर्ड्स आर प्रेजेंटेड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। These stimuli can be presented in blocks or randomly depending on the experimental design। टाइमिंग हमारे पास आ जाती है। द टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस presentation is crucial as ERPs are time logged to the onset of the stimulus। This allows researchers to analyze the brain's response at specific time intervals। फिर हमारे पास डाटा रिकॉर्डिंग जिसके अंदर EEG रिकॉर्डिंग आ जाती है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी रिकॉर्डिंग और सिग्नल एवरेज आ जाता है। सिग्नल एवरेज को है वो EEG को हम पहले जो है वो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो सिग्नल आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग बना दें और जो है वो सिग्नल एवरेज को हम डिस्कस करते हैं। टू आइसोलेट द ERP सिग्नल्स फ्रॉम द बैकग्राउंड नॉइजेस मल्टीपल ट्रायल्स ऑफ द सेम स्टिमुलस आर एवरेज्ड। डाटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाता है कि हम जो है स्टैटिस्टिकली जो है वो डाटा को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन दी गई है, वो भी मैं मिस प्रिंटिंग की वजह से एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर उर्दू में भी आपको बता देती हूँ। सपोज दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टडी दैट एग्जामिन्स हाउ ह्यूमन रिस्पॉन्ड to facial movements। Specifically, you have been instructed to watch a video that lasts 1 second। One video shows a woman opening her mouth. A second video shows her closing her mouth. The electrodes are fastened to your scalp and you watch numerous presentation of both mouth opening and the mouth movements, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है, अब मैं आपको उर्दू में सारा बता देती हूँ क्योंकि यहाँ से जो है वो मिटा हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये रीडिंग भी कर दी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने एक इवेंट रिलेटेड टास्क डिस्कस किया कि जहाँ पे हम जो है एक स्पेसिफिक जो पेशेंट है जिसका हमने इवेंट रिलेटेड जो है वो पोटेंशियल जो है वो स्कैन करवाना है। सो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो एक जो सब्जेक्ट है उसका हम एक वीडियो दिखाते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक औरत है वो अपना मुंह खोल रही होती है और फिर अपना मुंह बंद कर रही थी, ये एक टास्क है। सो यहाँ पे जब वो स्कैल्प के ऊपर जो है उन्होंने इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हुए होते हैं तो वो जो सब्जेक्ट है वो इन दोनों एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है कि एक वुमन है वो माउथ ओपन करिए और माउथ क्लोज करिए। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास माउथ ओपनिंग मूवमेंट है ये प्यूस और मर्टी, थर्ड लाइन पे लिखा है PUCE and MER
MERRET, ठीक है, ब्रूस एंड मॉरिट जो है, इन्होंने ये कहा है कि जो माउथ ओपनिंग मूवमेंट है वो ज़्यादा अटेंटिव है, उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू माउथ क्लोजिंग मूवमेंट पे। क्योंकि जो है माउथ ओपनिंग मूवमेंट ये एक अटेंटिव प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इंडिविजुअल्स है वो ये सोच रहे होते हैं कि जो औरत है वो बोलने लगने लगी है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा अटेंटिवनेस शो करते हैं और हमारे पास वो ग्राफ इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू माउथ क्लोजिंग मूवमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please comment good remarks about it and stay tuned with my YouTube channel. Thank you for watching this video.